बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एंड चैप्टर क्वेश्चन 2.24 सॉल्व करेंगे और जो मिस्टर चैपमैन के बुक से है और ये पर यूनिट पर फेज सिस्टम्स के बारे में है। तो एक चीज़ ध्यान में रहे कि जब हम पर यूनिट की बात करते हैं तो हमेशा ये पर फेज या सिंगल फेज की हम बात करते हैं, उसमें 3 फेज की बात नहीं होती। यानी 3 फेज सिस्टम्स में भी हम सिर्फ सिंगल फेज को डिस्कस कर लेते हैं और आपको पता है कि अगर एक फेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चल जाए तो बाकी दोनों फेज भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अच्छा, ये एक सर्किट है, इसको हम आगे चल के यही हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें 2 चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। एक तो ये है कि अगर इम्पीडेंस इन ओम्स गिवन है, जैसे ये है इन ओम्स गिवन, या यहाँ पे देखिए ये भी ओम्स में है, तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि Z पर यूनिट बराबर है Z डिवाइडेड बाय Z बेस। सो ये बेस क्या है हम अभी देखेंगे। और बेसिकली इस फॉर्मूले को अगर आप जहन में रखें, हमें ये पता है कि पावर बराबर होता है v² r। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि r बराबर है v² पावर। और अगर r को इन टर्म्स हम z देखें तो z बेस बराबर होगा v² बेस और डिवाइडेड बाय p पावर, यानी यहाँ पे अब हम एपरेंट पावर लेंगे तो उसके लिए सिंबल s यूज होगा। तो ये इसको हम अब यहाँ पे z बेस की जगह पे लिख लेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टू कैलकुलेट z पर यूनिट अगर इम्पीडेंस गिवन है इन टर्म्स ऑफ ओम्स। और अगर इम्पीडेंस गिवन है इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे देखिए ये पर यूनिट पे गिवन है, ये भी पर यूनिट पे गिवन है, सिर्फ इनका ये होगा कि बेस चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए फॉर्मूला ये फॉर्मूला है कि यानी z पर यूनिट न्यू बराबर है z पर यूनिट ओल्ड, और ये v बेस ओल्ड डिवाइडेड बाय v बेस न्यू होल स्क्वायर हो गया, और s बेस न्यू s बेस ओल्ड। अब ये आया कहाँ से? ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर z पावर पर यूनिट न्यू को हम z पर यूनिट ओल्ड से डिवाइड करें और इन दोनों के इक्विवेलेंट जो वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर ये हम पुट कर दें तो ये ऊपर न्यू का हो गया और ये ओल्ड का हो गया, और इसको अगर हम उल्टा के लिखें मल्टीप्लिकेशन देकर, यहाँ से z कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, और फिर इसको उल्टाएं अगर हम इधर लेके आ जाएं तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, यानी z पर यूनिट न्यू, और इसको हम राइट पे लेके चले गए तो ये इक्वेशन बन गया जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बहरहाल इसको आपने जहन में रखना है और किसी तरह से इसको याद करना है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 2.24 क्वेश्चन में ये कह रहा है इट शोज अ 1 लाइन डायग्राम, तो ये 1 लाइन डायग्राम है, और फिर पावर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 फेज। तो बेसिकली सिस्टम 3 फेज का है, लेकिन हम यहाँ पे सिंगल फेज या 1 लाइन डायग्राम हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। और 480 वोल्ट 60 हर्ट्ज जनरेटर है, ये जनरेटर है, अप्लाइंग 2 लोड्स थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन एंड ए पेयर ऑफ ट्रांसफार्मर्स। तो ये ट्रांसफार्मर्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन है, फिर डाउन ट्रांसफार्मर है, और यहाँ से आप लोड को सप्लाई कर रहे हैं। 4 चीज़ें यहाँ पे मालूम करनी है। अभी मैं यहाँ पे अभी इसको नहीं डिस्कस करूँगा, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आप सब इसको समझ सकें कि क्या कह रहा है। अच्छा, एक नोट यहाँ पे है, नोट सम इम्पीडेंस वैल्यूज आर गिवन इन पर यूनिट, जैसे हमने ये देखा, और दूसरे जो हैं वो ओम्स में हैं, तो इस तरह से मिक्स भी आ सकता है सवाल में। ओके, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्केच द पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस पावर सिस्टम। तो अब ये पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से होगा, यानी ट्रांसफार्मर के लिए, फिर लाइन के लिए, फिर ट्रांसफार्मर 2 के लिए, फिर लोड 1, लोड नंबर 2, इस तरह से। तो हमारी इस कोशिश होगी कि इसके वैल्यूज जो हैं वो हम कैलकुलेट करें। अच्छा, पहला इसका ये है कि जो हमने ये पढ़ा हुआ है कि पर यूनिट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो एक बेस वैल्यू सेलेक्ट कर लिया जाता है और उस पे ही पूरे सिस्टम को
नापा जाता है, तोला जाता है। अच्छा, द पावर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो बेसिकली 3 रीजन या जोन कहा जाता है, लेकिन दिस वाज वेरी कंफ्यूजिंग कि जोन क्या है। तो एक्चुअली काफ़ी रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये एक्चुअली वोल्टेज जोन्स है। यानी यहाँ से लेफ्ट साइड पे एक लो वोल्टेज है 480 वोल्ट है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हाई वोल्टेज है यानी 1440 वोल्टेज है, तो ये सेकंड जोन हो गया। और फिर ये स्टेप डाउन है तो फिर ये वोल्टेज 480 हो गया। तो यहाँ पे तो ये 3 वोल्टेज जोन्स है बेसिकली। अच्छा, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि इस ट्रांसफार्मर को आप इस जोन के साथ शामिल करेंगे या इस जोन के साथ करेंगे। तो दोनों ही आप कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी अगर इसको प्राइमरी साइड पे शामिल कर रहे हैं तो दूसरे को भी प्राइमरी साइड पे शामिल करना होगा, और हम वही करेंगे। For ease of calculation, we'll choose transformer T1 primary voltages and apparent power as the system base. Again, system base कुछ क्वेश्चंस में दिया जाता है कि ये बेस है, किसी में कहा जाता है कि जी आप खुद सिलेक्ट कर लें। यहाँ चूंकि कुछ नहीं कहा गया है तो हम इसको इसके जो वोल्टेज है और पावर है इसको हम बेस फर्ज कर लेंगे। यानी एस बेस 1 जो है वो होगा वो 1000 किलो वोल्ट एम्पियर, और वी एल यानी लाइन वोल्टेज वो 480 वोल्ट। तो इन दोनों को हम बेस मान के आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ एक अच्छी चीज़ और मैं क्लैरिफाई करूँगा कि ये जो ओल्ड न्यू वगैरह के जो कॉन्सेप्ट है वो इसको गौर से देखिए। पहले हम सेलेक्ट कर रहे हैं ओल्ड बेस वोल्टेज। अब ओल्ड में जो एग्जिस्टिंग है यहाँ पे यानी 480 है यहाँ पे, इस ट्रांसफार्मर से चेंज होके ये 1440 बन गया, और फिर यहाँ से डाउन होके 480 हो गया। तो ये जो ऑलरेडी सिस्टम में गिवन है उसी से हमने ओल्ड बेस वोल्टेज लिखा। इसी तरह ओल्ड पावर भी हम लिखेंगे, केवीए पावर। अब यहाँ पे क्या है, इस ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो है 1000 केवीए, दूसरे ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 500 केवीए। तो ये दोनों ओल्ड केवीज हमारे हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम न्यू वोल्टेज पे। तो न्यू वोल्टेज, अब चूंकि यहाँ पे हमने बेस यही ले लिया है यानी 480 वोल्ट बेस है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। पहले भी यहाँ पे 480 डिवाइडेड बाय 480 हम बेस मानेंगे, तो इसलिए जो न्यू बेस वोल्टेज है वो भी वही होगा जो ओल्ड बेस वोल्टेज है, यानी 480, 1440 और 480। इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई अभी करता हूँ कि एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन उसके बाद हम सबसे पहले अब न्यू बेस पावर देख लेते हैं। तो ये हम ले रहे हैं 1000 केवीए हमारा बेस, तो ये हर जगह यही होगा इस पॉइंट पे, यानी जोन 1 में भी यही, जोन 2 में भी सेम, जोन 3 में भी। तो ये न्यू बेस पावर हो गया। अच्छा, जो पॉइंट मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि अगर फर्ज करें वो 480 के बजाय वो कहता जी बेस आप लें 600 वोल्ट, तो फिर न्यू बेस क्या होता? न्यू बेस ज़ाहिर है प्राइमरी में 600 हो जाता, सेकेंडरी में क्या हो जाता है, वो ट्रांसफार्मर रेशियो से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो 18,000 आ गया, और फिर स्टेप डाउन करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। तो ये जो भी बेस गिवन है उसको उससे न्यू बेस आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ हमने इसी को माना है, तो हम ओरिजिनल डायग्राम को यानी इस डायग्राम को हम लेके चलेंगे जो हमने अभी डिफाइन किया था, न्यू ओल्ड बेस, न्यू बेस, और ये पावर ओल्ड और पावर न्यू। अच्छा, अब जोन 1 में हम आ जाते हैं। पहला क्या है इसमें आइटम जी, जनरेटर। जोन 1 में दो चीज़ें हैं, एक जनरेटर और एक हमने कहा कि जी हम ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड पे ही देखेंगे, तो ट्रांसफार्मर का। अच्छा, जनरेटर में अब क्या चीज़ है हमारे पास, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। एक्चुअल 480 है यहाँ से देखिए, और बेस भी हमने 480 फर्ज किया है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। तो अब जो हमारा इम्पीडेंस डायग्राम है, अभी इसमें कोई वैल्यू हमने नहीं लिखा है, सिर्फ इसके कि यहाँ पे अब ये 1 वैल्यू और एंगल 0 हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये पर यूनिट डायग्राम है।
अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसफार्मर T1 पे। ट्रांसफार्मर T1 पे ये देखिए, ये दोनों इसके इम्पीडेंसेस गिवन है, लेकिन ये इम्पीडेंस गिवन है इस बेस पे, ओरिजिनल जो ट्रांसफार्मर के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हमने जो अभी अपने बेस सेलेक्ट किए हैं उस पे इसको हम परखेंगे। तो फार्मूला, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है जो जैसे हमने डिस्कस किया। और द ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस मे बी कंसिडर्ड ऑन आइदर प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, जैसे मैंने बताया, लेकिन हम यहाँ पे हम प्राइमरी साइड को इसको कंसिडर करेंगे। तो इसलिए अब ये जो हमारा फार्मूला है उसमें R1 PU न्यू, यहाँ पे हो जाएगा R1 PU ओल्ड, और ये वही फार्मूला V बेस ओल्ड V बेस न्यू स्क्वायर S बेस न्यू S बेस ओल्ड। R1 PU ओल्ड ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.01। V बेस ओल्ड और न्यू दोनों ही हमने यहाँ से देखा 480, ये लिख दिया हमने। और पावर बेस ओल्ड और न्यू, तो ओल्ड पावर यहाँ पे ये है हमारा, ये वाला 1000, और न्यू भी 1000 है, 1000 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये वैल्यू वही रहा, यानी 0.010। सेकेंड में जो इसके रिएक्टिव कंपोनेंट है उसमें भी एग्जैक्टली वही चीज़, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, सिर्फ ये 0.04 था, तो वो फाइनल में भी ये 0.04 आ गया। तो अब ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है उसके जो पर यूनिट वैल्यूज हमने यहाँ से निकाल लिए 0.01, और रिएक्टेंस के लिए हम एक इमेजिनरी टर्म जो जे के लिए जे यूज़ करते हैं उसको उसके साथ हम लिख लेंगे। तो ये जोन 1 हो गया जी। अब हम आ जाते हैं जोन 2। जोन 2 में क्या है, ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये ट्रांसफार्मर, क्योंकि इससे प्राइमरी को हम देखें। तो पहले ट्रांसमिशन लाइन को देख लेते हैं। अच्छा, पर यूनिट इम्पीडेंस इसका गिवन है ओम्स में, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, और ये तो वही वैल्यू आ गया। बेस क्या है यहाँ पे 40, यहाँ पे देखिए ये बेस है न्यू, तो वो हमने डाल दिया, और पावर ये है इसको लिख लिया, और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया फॉर जेड लाइन इन PU, यानी यहाँ पे अब ये वैल्यूज हम लिख लेंगे, तो जैसे यहाँ पे लिख लिए। ओके, अब आ जाते हैं हम ट्रांसफार्मर 2 पे। ट्रांसफार्मर 2 हमने जैसे पहले ट्रांसफार्मर 1 का किया है, एग्जैक्टली वही चीज़, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे है, यानी S बेस न्यू और S बेस ओल्ड। इस जगह पे देखिए ये ओल्ड है और ये न्यू है, तो वो वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो ये हमारा R आ गया। और इसी तरह हम X2 भी निकाल लेंगे बाई फॉलोइंग द सेम टेक्निक। तो ये वैल्यूज हमने लिख लिए हैं यहाँ पे विद J। तो जोन 2 हो गया जी। अब हम जोन 3 में आ जाते हैं। जोन 3 में क्या क्या है, ये दो लोड है सिर्फ हमारे पास। तो लोड वन अब चूंकि ये अब इसमें है ओम्स में है, तो ये हमारा फार्मूला आ गया, ये उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे जो ये वोल्टेज है वो 480 है, और यहाँ पे पावर 1000 है, तो 480 स्क्वायर ओवर पावर, ये लिख दिया हमने। और इसको भी सॉल्व करके, अच्छा यहाँ एक पॉइंट याद रखना है कि जो एक्चुअल जो मैंने सॉल्व किया तो मुझे ये वैल्यू है 0.230, लेकिन बुक में 0.238 की वैल्यू से वो आगे चल रहा है। अब मैं चूँकि सोल्यूशन मैनुअल को ही फॉलो कर रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, बेसिक मकसद आपको इसके कॉन्सेप्ट देना है, तो हम इसी को लेके चलेंगे। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने इसको यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ से ये आ गया जी हमारा लोड 1 के PU, तो यहाँ हम इसको लिख लेंगे। अब आ जाते हैं लोड 2। फार्मूला वही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगे। यहाँ पे देखिए ये है -j 0.8 ओम, तो उसी फार्मूले में हमने ये सिर्फ ये चेंज हुआ, बाकी बेस वही है नीचे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -j 3.36 आ गया, तो इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। तो ये हमारे ये डाटा मुकम्मल हो गया। अगले स्लाइड पे देखते हैं। अब इसको बुक में जो ज़रा नीट तरीके से लिखा है और वो वेरी इंफॉर्मेटिव है। ये देखिए जहाँ पे पॉजिटिव जो जे होगा वो तो सारे हमारे इंडक्टिव कंपोनेंट्स हैं, यानी रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस, तो ये भी वही है, ये सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि ये कैपेसिटिव या कैपेसिटर है यहाँ पे।
तो ये सिर्फ जे के टर्म्स में है नेगेटिव, तो इसका मतलब एक कैपेसिटर यहाँ पे हमने शो करना है। तो ये हो गया जी फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। सेकंड पार्ट कह रहा है विद द स्विच ओपन फाइंड द रियल पावर सप्लाइड बाय द जनरेटर, reactive power Q supplied by the generator and apparent power S supplied by the generator, और finally what is the power factor। तो अब इन इन तीनों चारों का फॉर्मूला हम अगर यहाँ पे देख लें एक दफ़ा, देखिए P होता है रियल पावर, तो P जनरेटर PU, ये होगा VI cos थीटा है पावर, इसमें VI cos थीटा पावर का हमें फॉर्मूला पता है। लेकिन जब इसको हम किलोवाट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये पीयू में है, तो उसको हम एस बेस से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, आपको याद होगा कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसको जब हम बेस से डिवाइड करते हैं तो पीयू आ जाता है, तो उससे हम बेस को यहाँ लेकर आ गए, तो ये पीयू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और एग्जैक्टली सेम टेक्निक फॉर रिएक्टिव पावर, सिर्फ यहाँ कोसाइन के बजाय साइन हो जाएगा। अपरेंट पावर में ना कोसाइन लगता है ना साइन, सिर्फ वी और आई है, तो ये आ गया। और पावर फैक्टर आपको पता है कोसाइन ऑफ थीटा। तो अब इन तमाम में देखिए कि आई की रिक्वायरमेंट है, हमें आई चाहिए। हम वी तो हमें पता चल गया था, वह अभी नोट कर लिया था। आई कैलकुलेट करना, आई कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा वी है इन पी यू, और ये टोटल इम्पीडेंस को हम यूज़ करेंगे टू फाइंड आई, यानी वी पी यू डिवाइडेड बाई जेड पी यू। अब स्विच ओपन है तो इसका मतलब है इसको अब हम शामिल नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इस आइटम्स को, इनको सबको हमने लिख लिया और इनको ऐड कर लिया, तो ये हमारा Z इक्विवेलेंट आ गया। अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाकर ले जाकर आप इसको डायरेक्टली इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेरे एक वीडियो भी है इस पे, मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक डाल दूँ ताकि जिनको नहीं पता वो इसको इजीली सॉल्व कर सकें। ओके, अब हम इस फॉर्मूले में आ गए जी। वन हमारा वोल्टेज हो गया, और ये तो ये जो दिस इज आवर करंट, इसको हम I1 करंट कहेंगे क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट का है स्विच ओपन। अच्छा, अब जो ये फार्मूला है इसको हम लेके चलेंगे, रियल पावर, यही फार्मूला है। V की वैल्यू हमने पुट कर दिया, I की वैल्यू पुट कर दिया, कोसाइन और थीटा, ये हमारा थीटा है, उसको यूज़ करके तो ये हमने रियल पावर कैलकुलेट कर लिया यहाँ से। और हाँ, एस बेस से मल्टीप्लाई करके, ये तो पीयू में आ गया, उसको एस बेस से मल्टीप्लाई किया यानी 1000 केवीए से, तो हमारा इन किलोवाट आ गया वैल्यू। अच्छा, फिर बुक में एक और चीज़ उसने किया है जो कि अभी तो काम नहीं आएगा लेकिन बाद में काम आएगा। उसने ये किया हुआ कि लोड वोल्टेज अंडर दिस कंडीशन और पावर सप्लाई टू द लोड, ये कैलकुलेट किया। ऑल्दो हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन ये आगे चल के काम आएगा, तो आइए इसको हम देख लेते हैं कि लोड वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है। आई इंटू जेड लोड, आई हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है और जेड लोड भी हमने निकाला हुआ है टोटल, तो इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जो है वी लोड हो जाएगा, उसको बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन वोल्टेज आ जाएगा। ये पी यू में है और ये वोल्ट में है। इसी तरह पावर सप्लाइड जो है वो आई स्क्वायर आर लोड, तो आई इसके मैग्नीट्यूड हमने ले लिया, और आर यहाँ से ये आर है या रियल पार्ट है तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा पी लोड पावर आ गया, और इसको जब हम बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर इन किलोवाट आ जाएगा। अच्छा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहला हिस्सा। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे हिस्से में, रिएक्टिव पावर। बिल्कुल वही फॉर्मूला, वही वैल्यूज इसी तरह हम पुट करेंगे, करंट की वैल्यू और एंगल। और फिर थर्ड हो गया अपरेंट पावर जो V इंटू आई है, V हमें पता है यहाँ से 1 है, और आई भी हमने यहाँ से ये ले लिया, तो ये वैल्यू आ गया, इसको बेस से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमने KVA में आ गया। और फाइनली जो पावर फैक्टर है वो कोसाइन ऑफ थीटा होता है, तो 0.748, और इसके आगे लैगिंग लिखा हुआ है बिकॉज हमारा एंगल जो है वो नेगेटिव है, तो एंगल अगर नेगेटिव में हो तो पावर फैक्टर लैगिंग होता है। तो ये पार्ट बी हो गया जी, जब स्विच ओपन है। पार्ट 3 में कह रहा है कि स्विच अगर क्लोज हो जाए तो क्या होगा। सेम वही चीज़ें निकालनी है, स्विच को हमने बंद कर दिया,
तो आप देखें अब यहाँ पे ये दोनों पैरेलल्स में आ गए, तो इनको हमें सॉल्व करना होगा विद दी ऑल कंपोनेंट्स। बेसिकली ये फॉर्मूला आ जाएगा अप टू दिस, और उसके बाद इन दोनों को हमने पैरेलल में सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 2.443 एंगल 8.65। अच्छा, और फिर हम करंट निकालेंगे, अब इसको I2 कहेंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस। तो ये हमारा करंट आ गया, और यहाँ पे भी लोड वोल्टेज और लोड पावर ये कैलकुलेट कर रहा है, जिसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। इसको भी हम बाद में यूज़ करेंगे। टेक्निक एग्जैक्टली वही है जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। तो वीडियो पॉज करके आप इसको समझ लीजिएगा। ओके, तो अब पावर सप्लाइड बाय द जनरेटर यानी रियल पावर, यही फार्मूला है, सेम फार्मूला मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। तो इसको यूज़ करके हमने रियल पावर निकाल लिया, फिर रिएक्टिव पावर निकल आया, और ये हमारा अपरेंट पावर आ गया, और पावर फैक्टर कोसाइन ऑफ, ये गलत है, कोसाइन ऑफ 8.65 से निकालेंगे तो ये वैल्यू स्लाइटली डिफरेंट आ जाएगा। ये मेरे से गलती हो गई। अच्छा, अब पार्ट डी क्वेश्चन का वो कह रहा है कि व्हाट आर द ट्रांसमिशन लॉसेस, और साथ ही उसने ब्रैकेट में लिख दिया ट्रांसफार्मर प्लस ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस, यानी ट्रांसमिशन लाइन तो ये है और ये ट्रांसफार्मर में भी लॉसेस हैं, तो इनको मिला के कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन जो सॉल्यूशन मैनुअल में सॉल्व किया है उसने सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन को ही लेके चल रहा है। तो यहाँ मैं इसीलिए इसको कट लगा दिया मैंने कि ट्रांसफार्मर प्लस नहीं, बल्कि सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस हम यहाँ मालूम कर रहे हैं। और ट्रांसमिशन जब लाइन लॉसेस क्या होगा, जब स्विच ओपन है, तो ये हमारा करंट था स्विच ओपन के लिए, और आर लाइन, अब ये देखिए लाइन है तो आर है 0.00723, तो उसको हमने यूज करके तो पीयू लाइन निकाल लिया, और एस बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीयू इन किलोवाट आ गया। तो ये जब स्विच ओपन है, जब स्विच क्लोज होगा तो हम इस करंट को यूज करेंगे। तो स्विच क्लोज पे इस करंट को हमने यूज किया, बाकी रेजिस्टेंस वही है, तो ये आ गया हमारा स्विच क्लोज पे। अब आते हैं हम कि इसका इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ एडिंग द कैपेसिटिव लोड या लोड 2। पहला इफेक्ट तो ये हो गया, लोड 2 इम्प्रूव्स द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम। तो कोसाइन ऑफ जो फर्स्ट एंगल है और कोसाइन ऑफ सेकेंड एंगल, तो इसमें देखिए कि ये पावर फैक्टर कम था, और कैपेसिटर के बाद जो आया वो पावर फैक्टर ज़्यादा है, यानी 0.988। तो एक एडवांटेज तो ये हो गया कि कैपेसिटिव लोड से आप पावर फैक्टर को एक्चुअली इम्प्रूव करते हैं। ओके, उसके बाद इंक्रीजिंग द लोड वोल्टेज एंड द टोटल पावर सप्लाइड टू द लोड। अब हम इसको इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करेंगे। ये स्विच ओपन के केस में था और ये स्विच क्लोज के केस में है। अब इसमें देखिए लोड वोल्टेज कितना है, 432, इसमें आ गया 464, यानी लोड वोल्टेज इंक्रीज कर दिया। फिर टोटल पावर सप्लाई टू द लोड 344 किलोवाट, जबकि दूसरे केस में आप अप टू 394 किलोवाट पावर सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेकेंड एडवांटेज हो गया। अच्छा, उसके बाद while simultaneously decreasing the current in the transmission line and the transmission line losses। तो जब करंट कम होगा, अब इसमें से देखिए पहले करंट है 0.47, बाद में करंट हो गया 0.409, तो ये लेस है, तो ये लेस होने की वजह से उसके करंट लॉसेस भी कम हो जाएंगे। जैसे हमने देखा था कि करंट लॉस 1.64 है पहले के केस में, और दूसरे केस में 1.21 किलोवाट है। तो ये थर्ड एडवांटेज हो गया। और यहाँ से हम फिर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द प्रॉब्लम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ पावर फैक्टर करेक्शन इन पावर सिस्टम। तो यकीनन आपने अभी तक पढ़ लिया होगा कि जब आप इंडस्ट्री वगैरह में एक पावर फैक्टर पेनल्टी डालते हैं, अगर पावर फैक्टर आपके लो हो जाए इंडस्ट्री में तो वो पेनल्टी पड़ जाता है। तो उससे बचने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एक कैपेसिटर को यूज़ करते हैं एट द इनपुट टर्मिनल,
जहाँ से आपको इंडस्ट्री को सप्लाई दिया जाता है, वहाँ पे कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है ताकि पावर फैक्टर ये इम्प्रूव कर सके। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।